डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में। बायोमैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके बारे में आपको एक अच्छी समझ हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको मसल्स और बोन्स के साथ ही, उसके बेसिस के साथ ही अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। In continuation with the previous video, मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ about the contractile unit of a muscle. So सबसे पहले समझते हैं कि contractile unit का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, और I believe पिछले वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मसल के जो contractile प्रोटीन्स हैं वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भी पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल लोकेटेड होता है बिटवीन टू जेड लाइंस, उसको कहा जाता है सार्कोमियर। जेड लाइंस सर्व करते हैं एज बाउंड्रीज फॉर द सार्कोमियर, और ये एक्टिन फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स को जोड़ने में भी मदद करते हैं। अगर आप उन एरिया को देखें ऑफ द सार्कोमियर जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद है, इसको कहा जाता है आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। सार्कोमियर का वो पोर्शन जिसमें कि थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों होते हैं, ठीक है। स्मॉल पोर्शन ऑफ द थिन फिलामेंट या एक्टिन रहता है प्लस थिक फिलामेंट्स रहते हैं, उसको कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड। इस ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन में जहां पे थिन फिलामेंट्स का कोई ओवरलैप नहीं होता विद द थिक फिलामेंट्स, उसको कहा जाता है एच जोन। इस एच जोन के बीच में एक वाइड मिडिल पोर्शन होता है थिक फिलामेंट का, उसको कहा जाता है एम बैंड। अब याद रख सकते हैं एम फॉर मायोसिन। सो ये हो गई बात एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के स्ट्रक्चर के बारे में। आपने समझ लिया जेड लाइंस क्या होते हैं, सार्कोमियर कैसे बनता है, कौन सा एच जोन है, कौन सा एम बैंड है, कौन सा ए बैंड है, कौन सा आई बैंड है। अब इसके आगे आपको समझना होगा कि क्रॉस ब्रिज इंटरैक्शन कैसे होता है, यानी ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे की तरफ आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ अ नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जिस तरीके से ये एक दूसरे की ओर आते हैं उससे ही जाकर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और आगे जाकर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो इसको समझने के लिए आपको अपने प्रीवियस जो बेस है उसके बारे में समझना होगा, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में जो आपको समझाया था एक्टिन का किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, मायोसिन का किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, एक बार वो रिवाइज कर लीजिए, फिर ये समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो मैंने आपको कहा कि थिक और थिन फिलामेंट्स के इंटरैक्शन के लिए जरूरी है कि एक नर्व इम्पल्स का अराइवल हो एट द मोटर एंड प्लेन, जिससे कि एक एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स इवोक हो जो कि मसल फाइबर के अलोंग ट्रेवल करे। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, और ये जो कैल्शियम आयंस है ये ट्रोपोनिन की मदद से ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिपोजिशन करेंगे ताकि उनके जो रिसेप्टर साइट है ऑन द एक्टिन वो फ्री हो जाए, और जो मायोसिन का हेड ग्रुप है उससे वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए, और ये जो बॉन्डिंग होगा ऑफ फिलामेंट, इससे क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, और ये बेसिक यूनिट होता है ऑफ एक्टिव मसल टेंशन, यानी कि मसल के एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन की ओर बढ़ने के लिए इस बेसिक प्रोसेस का होना जरूरी है। और जिस मैकेनिज्म से ये सब कुछ प्रोड्यूस हो जाता है इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। जब भी मसल रेस्ट में होता है क्रॉस ब्रिजेस अटैच नहीं होते हैं टू द थिन फिलामेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जिससे कि ट्रोपोमायोसिन का एक शिफ्ट होता है, मायोसिन ग्रुप अटैच हो जाता है टू द ओपन बाइंडिंग साइट ऑन द थिन फिलामेंट या एक्टिन। अब मायोसिन का एक काफी हाई एफिनिटी होता है फॉर द एक्टिन इन द थिन फिलामेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि बाउंड होता है टू द हेड ग्रुप। सो मायोसिन हेड ग्रुप में एक एंजाइम होता है मायोसिन एटीपीएस जो कि कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड फॉस्फेट। जब एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होते हैं इस मायोसिन हेड से, तो हेड ग्रुप स्विवल करता है, स्लाइड करता है थिन फिलामेंट को अलोंग द थिक फिलामेंट, और इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्विवलिंग के बाद जो हेड ग्रुप है जिसका हाई एफिनिटी है फॉर एटीपी, वो उसका एक सब्सिक्वेंट बाइंडिंग होता है टू द हेड ग्रुप, और जिससे रिलीज ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है, और जो ये साइक्लिंग होता है ऑफ द क्रॉस ब्रिज ये कंटिन्यू होता है एज लॉन्ग एज द एक्शन पोटेंशियल इज प्रेजेंट,
और जिससे कि कैल्शियम बार बार मिलता है और ये पूरा प्रोसेस बार बार खुद को रिपीट करता है। अब जब तक एटीपी रहेगा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है और मसल में जो रिलैक्सेशन होता है वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट रहता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब इसके आगे आपको समझना होगा कि टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन से होते हैं। अब आपने ये थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स का जो स्लाइडिंग है वो समझ लिया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म से ही इसे स्लाइडिंग थियरी या रैचेट थियरी भी कहा जाता है। इसी से मसल का, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो इससे ऑब्वियसली मसल की एक शॉर्टनिंग होती है और मसल में एक टेंशन का जनरेशन होता है। सो मसल फाइबर शॉर्टन होगा अगर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सार्कोमियर्स इसी तरीके से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करते हुए, स्लाइडिंग करते हुए एक्टिन और मायोसिन की एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और दोनों एंड्स ऑफ द मसल फाइबर फ्री होगा इस तरीके के शॉर्टनिंग मसल कंट्रैक्शन के लिए, तभी ये शॉर्टनिंग पॉसिबल होगा। और ये जो एक्टिव शॉर्टनिंग होता है मसल फाइबर का, इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। इसके विपरीत अगर थिक फिलामेंट्स पुल अवे होते हैं फ्रॉम द थिक फिलामेंट्स, मसल में अंडरगो एन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसे लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस ब्रिजेस ब्रोक हो जाते हैं, रिफॉर्म होते हैं एज द मसल लेंथन्स। जब भी एक मसल किसी भी मोशन को एक्टिवली रेजिस्ट करता है, कोई ऐसा मोशन जो कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, तब एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तीसरा टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। यहाँ पे मसल फाइबर के लेंथ में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है और जो फोर्स क्रिएट होता है बाय द क्रॉस ब्रिज वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे मसल फाइबर का कंट्रैक्शन होता है लेकिन लेंथ की कोई बढ़ोतरी या लेंथ में कोई कमी नहीं होती। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल से इन 3 टाइप ऑफ कंट्रैक्शन को आपको समझाना चाहूंगी। बाइसेप्स का एग्जांपल अगर ले ले, सो अगर बाइसेप्स इस तरीके से एल्बो जॉइंट को अपनी ओर खींच रहा है, सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप्स में जब होता है तो ट्राइसेप्स में क्या होता है, एक लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको कहते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बहुत जरूरी है इस बैलेंस का मौजूद होना ताकि आपके जॉइंट में मूवमेंट सही हो। और इसी एग्जांपल को लेते हुए अगर मैंने देखिए इस तरीके से एल्बो को एक्सटेंड करके रखा हो और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे अपनी और इस तरीके से फ्लेक्शन मूवमेंट में लाऊं विद द एक्शन ऑफ बाइसेप्स, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरीके से मैंने अगर अपने हाथ को रखा है और एक फोर्स दे रही हूँ इस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स, और इस फोर्स का और जो भी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहे हैं उससे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल हो जाए तो कोई मूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन यस यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन जरूर हो रहा है लेकिन मसल के लेंथ में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सो दिस इज अबाउट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से आप अपने सारे कंसेप्ट्स को एक ब्रॉडर वे में पूरे बॉडी में रिलेट करके आगे अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और आगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप अगर सिंप्लीफाइड वे में बायोमैकेनिक्स को समझना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे बायोमैकेनिक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी चर्चा की है, उस प्लेलिस्ट को देखें। और इसके अलावा एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने चर्चा किए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आगे इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स में बातें करने वाली हूँ। सी यू अगेन, टिल देन टेक गुड केयर, स्टडी हार्ड। थैंक यू।